Hello students, my name is Rahul Sharma. I am your English teacher and this is just your introduction class. तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट हम इसे मानते हैं क्योंकि ये अब क्लासेस में इसे कंपलसरी किया हुआ है। बाकी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का जो स्कोप होता है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि लैंग्वेज में किसी भी कोई लेवल नहीं होता है, ये बहुत वास्ट लेवल होता है। तो इसीलिए लैंग्वेज के लिए तो हमें लगातार कॉन्स्टेंटली बस मेहनत करनी होती है। हम जब उसमें लगातार जैसे मेहनत करेंगे तभी जाकर के हमारी ग्रैस्प बहुत अच्छी होगी, तभी जाकर के हमें वो लैंग्वेज अच्छी लगने लगेगी। ये सभी लैंग्वेजेस पर लागू होती है बात। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। पहली चीज़ तो है कि आपके लिटरेचर पोर्शन है और जो दूसरी चीज़ है वो है आपके राइटिंग पार्ट। ओके, तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं बुक तो आज पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बुक पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पास अभी बुक नहीं होगी। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम कोई एक छोटा सा राइटिंग पार्ट का टॉपिक जो है वो डिस्कस करें, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो स्टार्टिंग में सबसे बढ़िया टॉपिक जो है जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, बेटा ये बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। ओके, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स, दे आर द टू कैटेगरीज ऑफ लेटर राइटिंग। तो इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये केवल 10th स्टैंडर्ड तक ही आते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको इनफॉर्मल लेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, 12th क्लास में भी नहीं है। ठीक है, अब बस सिलेबस में आपके आएंगे फॉर्मल लेटर्स। अच्छा, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास के स्टैंडर्ड में 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, 12th क्लास में जो फॉर्मल लेटर्स आते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला तो है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर क्या होता है? लेटर टू एडिटर, तो एवरीबडी नोज एडिटर जैसे जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका हेड होता है। ठीक है ना, तो लेटर टू एडिटर हम क्यों लिखते हैं, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेटर टू एडिटर लिखने के पीछे 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है या तो हमें किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है, शिकायत करते हुए, कंप्लेंट करते हुए। और जो दूसरी चीज होती है जिसके लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं वो है अवेयरनेस। Complaint and awareness, these are the 2 purposes for which we write letter to editor। ठीक है, अच्छा कंप्लेंट कैसे? जैसे सपोज दैट मैं जहां रहता हूं उस कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं है और हम सब लोग बाग बहुत परेशान हैं, तो मैं लेटर टू एडिटर लिखता हूं फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आर लोकेलिटी। तो अच्छा, लेटर टू एडिटर लिखने से होगा क्या? जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो लेटर टू एडिटर लिखने का हम सबसे अच्छा आउटकम ये सामने आएगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो एडिटर साहब जो हैं वो उस लेटर को, उस शिकायत को, उस कंप्लेंट को अपनी न्यूज़पेपर में जगह देंगे। तो जब वो बात न्यूज़पेपर में छपेगी तो उसके बाद जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो भी उस समस्या से संबंधित अधिकारी गण हैं, उन्हें एक्शन लेना होगा क्योंकि मीडिया का दबाव बनता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो हो गया कंप्लेंट पर्पस से और दूसरा होता है अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अवेयरनेस हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जैसे समाज में कोई बुराई है या फिर
कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसका आउटकम बहुत भयानक सामने आने वाला है, तो हम उस चीज को लेकर लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए लेटर टू एडिटर लिखते हैं। चलो एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हम सब देखते हैं कि इंडिया के अंदर लोग बाग शादियों में अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, देखते हैं हम सब, ये बहुत अमूमन है। तो लोग बाग अक्सर ये भी देखते हैं कि खाने की बर्बादी भी बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, जबकि भारत वो देश है जहां पर भूख से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है हर साल। ठीक है, तो हम ये लेटर लिख रहे हैं अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में कि खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी गेस्ट्स होते हैं, जो मेहमान होते हैं, शादियों में जाते हैं, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि हमें खाने की बर्बादी नहीं करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो जो शादियों में इतना पैसा खर्च होता है, इतनी लागत लगती है, उसमें भी कटौती होगी, और साथ ही साथ वो खाना किसी भूखे के पेट में, जो इंसान भूखा है उसको मिले, उसके पेट में जाए। ठीक है ना, तो लेटर टू एडिटर हो गया। अब सेकेंड कैटेगरी मैंने आपको बताई है लेटर टू अथॉरिटी। लेटर टू अथॉरिटी, लेटर टू अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स जो भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, ओके, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, ठीक है ना, और पोस्ट मास्टर हो गया, ऐसे किसी अधिकारी को हम लेटर लिख रहे हैं। इस तरह के लेटर्स भी जो होते हैं वो कंप्लेनिंग ही होते हैं, शिकायत से रिलेटेड ही होते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सपोज दैट आपके शहर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, शहर में बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनसिक्योरिटी भी आप बहुत देखते हैं कि लोग बाग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, पीपल आर नॉट सेफ इवन एट देयर होम्स। तो इस बारे में शिकायत करते हुए आप लेटर टू कलेक्टर या लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख रहे हैं। तो वहाँ पे आप अपनी समस्या को बताएंगे कि ऐसा ऐसा शहर में चल रहा है, और इसके लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया लेटर टू एडिटर, जिसके दो पार्ट बता दी मैंने, कंप्लेनिंग और दूसरा अवेयरनेस वाला। लेटर टू अथॉरिटी भी ज़्यादातर मैंने आपको बता दी कंप्लेनिंग ही होते हैं, और तीसरा जो है वो है बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स। अच्छा, बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, जैसे कि नाम में साफ नाम से ही साफ झलक रहा है कि बिजनेस पर्पस से ही लिखे जाएंगे। तो बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, इसे लिखने के भी 3 कारण होते हैं, इसलिए बिजनेस लेटर्स की भी 3 कैटेगरी है। सबसे पहली है इंक्वायरी। अच्छा, क्या होता है इंक्वायरी लेटर, पहले आप ध्यान से सुनना। सपोज दैट आई एम ए प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो शॉप। मेरी एक दुकान है, उसका मैं प्रोपराइटर हूँ, मालिक हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली उस दुकान में जेंट्स गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक होलसेलर नहीं हूँ। ठीक है ना, होलसेलर वो होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करके रखते हैं माल, बड़ी मात्रा में देना खरीदना ये सब कुछ चलता है। तो मैं एक तरीके से रिटेलर हूँ। तो मैं अब किसी बड़े होलसेलर से माल खरीदूंगा, किसी बड़े होलसेलर से मैं माल खरीदूंगा, तो माल खरीदने से पहले मैं सारी बातें पूछना चाहूँगा कि सामने वाला बंदा मुझे किस रेट पर माल दे रहा है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, रेट ऑफ परचेजिंग गुड्स। दूसरी बात, वो आपको किस रेट से आपको डिस्काउंट देना चाह रहा है, तो आप वो भी जानना चाहेंगे। वो किस तरह से पेमेंट लेगा, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी बातें। इसके अलावा मानो कि आपने कुछ माल जो भी रखा उसमें से कुछ तो बिक गया और कुछ रह गया, तो आप ये भी सामने वाले से पूछना चाहेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक के लिए क्या कोई प्रोविजन है। तो ये सारी बातें आप कौन से लेटर में पूछेंगे? लेटर फॉर इंक्वायरी। ठीक है, फिर
जब आप इंक्वायरी कर चुके हैं, आप सामने वाले पर्सन, सामने वाले होलसेलर की सभी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं, तो आप सेकेंड स्टेप कौन सा लेंगे? ऑर्डर प्लेसमेंट। व्हाट इज ऑर्डर प्लेसमेंट? जब हम इंक्वायरी कर चुके हैं, हम उनकी सारी बातों से एग्री कर रहे हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें जो भी माल मंगाना है हम उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दें कि हमें ये लिस्ट है, ये माल हमें इस डेट तक चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर हो गया। अच्छा, अब तीसरा जो लेटर हम लिख सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है वो है कंप्लेनिंग, यानी कि कंप्लेंट, यानी शिकायत करते हुए। क्योंकि कई बार ऐसा गुड्स आ जाता है जो अनवांटेड है, जो आपको नहीं चाहिए था, गलती से गलत पैकिंग होने के कारण कुछ गलत स्टफ आप तक पहुंच गया है, तो आपको वो रिटर्न कराना होगा, पैसा भी कुछ रिफंड कराना होगा। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये आप कौन से लेटर में लिखेंगे? कंप्लेनिंग लेटर में, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि माल जो आपके पास सप्लाई किया गया है वो माल तो सही है, जो आपने ऑर्डर किया था वही है, लेकिन क्वालिटी स्टफ अच्छा नहीं है, तो आप उस सारे माल को क्या करवाएंगे? आप उसे रिप्लेस करने के लिए भी शिकायत करेंगे। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को बस ध्यान से समझनी थी कि लेटर राइटिंग जो है वो बेसिकली लेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, यानी देयर आर 2 कैटेगरीज, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर्स ये आता है सिर्फ और सिर्फ अप टू 10th स्टैंडर्ड। 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेटर आएगा? फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में मैंने आपको बता दिया कि देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस। द फर्स्ट वन इज लेटर टू एडिटर, ठीक है। लेटर टू एडिटर का भी मैंने आपको बता दिया कि ये 2 पर्पजेस से लिखा जाता है, ठीक है। पहला बताया मैंने आपको कंप्लेंट, और दूसरा मैंने आपको बताया फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। फिर उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है फॉर्मल लेटर की वो है लेटर टू अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जैसे कलेक्टर, एसपी, पोस्ट मास्टर, बैंक मैनेजर, दिस वे। तो लेटर टू अथॉरिटी भी बेसिकली वी राइट फॉर कंप्लेंट्स। थर्ड जो कैटेगरी है फॉर्मल लेटर्स की जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो है बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स जो है उसमें 3 स्टेप होते हैं, मतलब बिजनेस लेटर्स की जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला तो है इंक्वायरी, दूसरा ऑर्डर प्लेसमेंट और तीसरा कंप्लेंट, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है 12th क्लास के सिलेबस में जो कि लेटर राइटिंग का ही पार्ट माना जाता है, वो है आपकी जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। सीवी मीन्स करिकुलम विटे, यानी रिज्यूम, ठीक है, बायोडाटा भी बोलते हैं उसको। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन विद सीवी ये क्या चीज़ है? ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी जॉब की तलाश कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे जॉब निकली होती है तो हम वहाँ जाते हैं, तो हम खाली हाथ थोड़ी ना हाथ हिलाते हुए पहुँच जाते हैं, नहीं। हम वहाँ पे क्या लेके जाएंगे? जॉब जो भी अप्लाई करना होगा में वी हैव टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हम अपने सीवी को भी अटैच करेंगे और फिर वो हम वहाँ दे के आएंगे और फिर जैसा भी होगा वो हमें कॉल करेंगे, इंटरव्यू होगा, वो आगे की प्रोसेस है। तो जॉब एप्लीकेशन लिखने का पर्पस क्या है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। इससे एक आपके बारे में पता लगेगा कि आप कौन हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगेगा, आपका जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी पता चलेगा, ठीक है ना। आपने कितना एक्सपीरियंस लिया, अब तक किस किस फील्ड में काम किया, ये सारी बातें जो हैं, जो भी आपका मालिक बनने वाला है, जो भी कुछ है, तो उसे पता चलेगा कि आप में कहाँ कहाँ क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, आप में वो आपको नौकरी दे तो क्यों दे। तो आपकी सारी बातें उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी पर्पज से हम जॉब एप्लीकेशन विद सीवी लिखते हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो तो सीवी में होती हैं, यानी कि बायोडाटा जो होता है उसमें।
और जॉब एप्लीकेशन तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो ये सारी बातें हैं जो एक इंट्रोडक्शन क्लास में बतानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 12th क्लास के सिलेबस में जो राइटिंग पार्ट है उसमें मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि आपके फॉर्मल लेटर्स आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज है आपके आर्टिकल्स एंड स्पीच। आर्टिकल्स और स्पीच, ठीक है। और इसके अलावा जैसे नोटिस राइटिंग है, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, ओके, फॉर और अगेंस्ट a topic, advertisement, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में आती हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स जैसे हमने डिस्कस कर ली क्या होते हैं। दूसरी चीज़ है आर्टिकल्स एंड स्पीचेस। आर्टिकल्स एंड स्पीचेस जो हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए लिखते हैं और इसमें हम अपनी थॉट्स लिखते हैं कि जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुद्दा है, उससे रिलेटेड हम अपने विचार उसमें डालते हैं। ठीक है, स्पीचेस जो होते हैं ये ज़्यादातर मॉर्निंग असेंबली में डिलीवर करने के लिए या फिर स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं अलग अलग स्कूलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है ना, स्कूल लेवल पर, तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस पर्पज़ से स्पीचेस लिखे जाते हैं। नोटिस राइटिंग, नोटिस सभी जानते हैं कि जल्दी ज़्यादातर जो है स्कूल में जैसे कोई भी बच्चों तक कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो नोटिस राइटिंग के थ्रू जो स्कूल अथॉरिटी है वो बच्चों तक, टीचर्स तक ये मैसेज कन्वे करने का काम करती है। तो नोटिस राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्कूल के लिए। ड्राफ्टिंग पोस्टर्स यानी कि पोस्टर्स प्रिपेयर करना। पोस्टर्स जो होता है वो हम किसी अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना, करते हैं। और पोस्टर्स में जैसे सपोज दैट पानी की आजकल बहुत एक्यूट शॉर्टेज चल रही है, तो हम लोगों को देखते हैं कि फिर भी कुछ लोग बाग ऐसे हैं जो पानी की बहुत बर्बादी करते हैं, जबकि लोग बाग जो है वो बहुत सफ़र करते हैं, बहुत परेशान होते हैं गर्मियों में। तो हम लोगों को एक मैसेज देने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए पोस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं कि पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। तो उस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें हमें कुछ पिक्चर्स ही ड्रॉ करनी होती है, कुछ कोटेशंस लिखनी होती हैं, जो अपना मैसेज है वो कम्प्लीटली देना होता है। बट इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि पोस्टर्स जो होते हैं वो कम से कम वर्ड्स में लिखे जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पैराग्राफ। फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक के फेवर में या फिर अगेंस्ट लिखना, एक तरीके से डिबेट, फेवर और अगेंस्ट। कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं कहता हूँ कि पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके हम फेवर में लिखेंगे पहले, फिर उसके अगेंस्ट लिखेंगे। फेवर में तो लिखेंगे कि हाँ बच्चों को पैसे मिलना चाहिए क्योंकि उनके साथ भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, उन्हें नीड हो सकती है, और हो सकता है आसपास माँ बाप नहीं हो, फ्रेंड्स नहीं हो, तो बच्चे फंस सकते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों के पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए बाहर आ सकें, ठीक है ना।
और अगेंस्ट लिखना चाहें तो हम इस तरह की बातें कहेंगे कि नहीं, बच्चों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पैसा देने से बच्चों के स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऊटपटांग चीज़ें खाना, करना, घूमना, ये सब फास्ट फूड की हैबिट लगना, ये सब बच्चों को पॉकेट मनी देने से होता है। तो हम पहले फेवर में लिखेंगे, फिर उस टॉपिक के अगेंस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ वर्ड लिमिट, इन सभी टॉपिक्स की वर्ड लिमिट होती है और उस वर्ड लिमिट को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। लास्ट टॉपिक है आपका एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं इनकी दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है आपका डिस्प्ले। ये मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। Advertisements, they are of two categories, classified और दूसरा डिस्प्ले। क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन ज़्यादातर तो बच्चे शायद मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि न्यूज़पेपर में उनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स हमेशा उसी प्लेस पर छपते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमने देखा होगा विज्ञप्तियाँ निकलती हैं न्यूज़पेपर में, मकान बेचना है, मकान खरीदना है, किराए पर देना है, ठीक है ना। इसके अलावा नौकरी पेशे से रिलेटेड भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, और भी जैसे कोचिंग क्लासेस, बहुत अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ होती हैं जो वो निकलती हैं, उन्हें हम सब क्या कहेंगे, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है ना। दूसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होता है ये न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पे छापा जा सकता है, और हम देखते भी हैं न्यूज़पेपर में अलग अलग पेजों पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और इसमें कम पैसा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पेजेस के हिसाब से होता है, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे, बीच में, इस तरह से। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। जैसे देखा होगा आपने कार का, मोटरसाइकिल का, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो दे आर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स बट दे आर नॉट इन आर सिलेबस। इन आर सिलेबस ओनली दिस टॉपिक इज देयर, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत सारे टाइप होते हैं इनके, जैसे मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल यानी शादी से रिलेटेड, वैवाहिकी जिसे बोलते हैं, दूल्हे और दुल्हन के लिए, वर और वधू के लिए, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फॉर सेल या फिर प्रॉपर्टी टू बाय, इस तरह, ठीक है ना। अकोमोडेशंस, अकोमोडेशंस का मतलब है जैसे किराए पर लेना हो, मकान देना हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। इसके अलावा ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स, घूमने फिरने जाते हैं लोग बाग, जैसे अमरनाथ यात्रा हो रही है, चार धाम यात्रा हो रही है, तो वहाँ लोगों के लिए पर हेड चार्जेस बता दिए जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो टूर्स एंड ट्रैवल्स में आती हैं, ये भी एडवर्टीजमेंट का एक हिस्सा है क्लासिफाइड का, ओके। इसके अलावा हमने देखा होगा जैसे कोचिंग क्लासेस के, यानी कि एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशनल, ठीक है, लॉस्ट, फाउंड, मिसिंग, पर्सन मिसिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बेटा कैटेगरीज होती हैं, पर्सन मिसिंग, इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की, ठीक है ना। मैट्रिमोनियल हो गया, शादी से रिलेटेड हो गया, वर या वधू से रिलेटेड, जैसे आपको अपने भाई के लिए, ठीक है ना, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसके लिए जैसे वधू देखनी है, इस तरह से।
या फिर लड़की है तो उसके लिए वर देखना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, खरीदना है बेचना है, प्लॉट खरीदना है बेचना है, मकान खरीदना है बेचना है, इस तरह से। अकोमोडेशंस का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि आपको किराए पे मकान लेना है देना है जो भी है, ठीक है। ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्यूटी से रिलेटेड यानी पार्लर। टूर्स एंड ट्रैवल्स का मैंने आपको बता ही दिया। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट्स भी होता है, कोचिंग क्लासेस हैं, जैसे अब मान लो समर ब्रेक चल रहे हैं, बच्चे फ्री हैं तो वो जैसे समर वैकेशन में जैसे इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना चाहते हैं, या फिर और भी जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, हैंड राइटिंग इम्प्रूविंग, इस तरह के जो छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं वो सब एजुकेशनल में आते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड मतलब जैसे कोई चीज़ खो गई है तो आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जैसे आपका मान लो सूटकेस ट्रैवल करते वक्त खो गया है, गुम हो गया है, या आपको कोई सूटकेस मिल गया है, तो इस तरह से। और पर्सन मिसिंग, जैसे कोई रिलेटिव जो है वो पर्सन मिसिंग है, इस तरह से। तो इनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे, दिस इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन क्लास, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वन थिंग मोर बेटा, आई वुड लाइक टू टेल यू, आप लोगों को अपनी बुक्स मैनेज करके रखनी है। जैसे मैं कल से बुक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो आप अपनी दोनों बुक्स मैनेज करके रखें। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेल एंड गुड। जिनके पास बुक नहीं है वो अपने पास जैसे पिक कर खींच के रखें या फिर मार्केट से ला के रखें, ताकि हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।